नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समरकंद की 2 दिन की यात्रा, जहां उन्होंने एससीओ समिट को अटेंड किया और उसमें कई नेताओं से बातचीत हुई, जिसमें व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की वार्ता पूरे देश नहीं पूरी दुनिया ने देखी सुनी। और उसके बाद भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की और उसके धार की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अपने दोस्त के साथ जो संबंध पिछले 4 दशकों से अधिक समय से चले आ रहे हैं, उसमें नई धार लाने की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ बातचीत में उनसे बहुत कुछ शेयर किया और भारत के उस कंसर्न को भी बाकायदा उनके सामने रखा, जिसमें भारत ने स्पष्ट किया कि ज़रूरत इस बात की है कि अब युद्ध से कोई भी समस्या और उसका समाधान, उसके प्रति एक दृष्टिकोण नहीं रखा जा सकता, अर्थात युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से ये बात की, तो शायद इसके पीछे वो रणनीति थी जिसमें इस बात की तस्दीक होती है कि एक दोस्त को उसकी गलती पर समझाया जाए और अगर आपके बात में दम है तो दोस्त उसे स्वीकार करे। और रूस के राष्ट्रपति ने यह स्वीकार किया कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीयों का जो कंसर्न है यूक्रेन के साथ रूस के लड़ाई को लेकर के, उसको वो समझते हैं और समय समय पर वो वाकिफ होते हुए और प्रधानमंत्री को भी बताते रहेंगे कि उसको खत्म करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें क्या प्रगति हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बेहतर राजनयिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण का सहारा लेते हुए इस बात की चर्चा करने के साथ ही भारत और रूस के संबंधों की चर्चा की और फूड सिक्योरिटी से लेकर के ऊर्जा संकट पर, जिसमें पूरा विश्व इस समय लिप्त है, जूझ रहा है उन परिस्थितियों से, उस पर प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में उसके सबसे बड़े भागीदार और एससीओ समिट होता रहे उसके फाउंडर मेंबर्स में एक रूस के साथ अपनी बातों को साझा किया और रूस के राष्ट्रपति को विवश किया, फ्रेंडली इस बात के लिए तैयार किया कि वो उस कंसर्न को समझें और उसके लिए काम करें। बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ रूस के राष्ट्रपति के साथ ही बातचीत ही सब कुछ था? जी नहीं। हम आज आपको बताते हैं कि उस एससीओ समिट में दोस्तों के साथ दुश्मनों को भी साधा, विरोधियों को भी साधा और साधने का अंदाज कुछ ऐसा था जिसमें 2 को किनारे किया, उनसे सिर्फ समिट के संयुक्त मीटिंग के दौरान अपनी बातें रखी उनके सामने और जिनसे वो मुलाकात किए वो विरोधी थे। पाक परस्ती उन्होंने दिखाई है और वो दिखाते रहे हैं, अर्थात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ जो मुलाकात हुई उसके भी बड़े मायने हैं। आखिर में तुर्की ये क्यों मानने को विवश हुआ है कि किसी न किसी मंच पर अगर भारत के साथ मुलाकात की जाए तो उससे बेहतर राजनयिक संबंध बनाए जाएं, क्योंकि भारत को दरकिनार करके कोई भी देश किसी भी मंच के माध्यम से अपने देश के हितों को नहीं साध सकता। ये अब पूरी दुनिया जान गई और शायद यही कारण था कि व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद जब प्रधानमंत्री ने 3 बातों का जिक्र किया जिसका प्रमाण पूरी दुनिया ने देखा, और वो ये कि जो भारतीय दृष्टिकोण है 135 करोड़ के आवाम के 75 साल के हर एक पड़ाव से गुजरते हुए जो मुकाम हासिल किया है उसको प्रधानमंत्री ने प्रदर्शित किया। और वो ये है जो देश की सोच है, जो भारतीय विदेश नीति की धार की सबसे बड़ी मूल्यवान तथ्य है, वो चीज है और वो ये है डायलॉग, डिप्लोमेसी। इसके सहारे ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी, लोकतंत्र के जरिए, संवाद के जरिए और राजनयिक पहल करके किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये विदेश नीति की वो बात प्रधानमंत्री ने रखी जो शायद विदेश नीति का सबसे बड़ा आधार पूरी दुनिया के लिए जो मौजूदा समय में मान्य होना चाहिए वो ये है। और शायद यही कारण था कि दूर देश का एक भारत का सहयोगी अमेरिका भी
भारत के इस दृष्टिकोण की सराहना करने से नहीं अपने आप को रोक पाया और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने भारत के इस दृष्टिकोण की सराहना की है। हम इसके मोहताज नहीं कि हमारी कौन सराहना करे या कौन आलोचना करे। भारत ने समय समय पर दिखाया है कि हर एक साथी के साथ रणनीतिक मुद्दों पर वो अपने हितों के साथ साथ दुनिया के शांति को संभव बनाने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन किसी के दबाव में आकर, उसके प्रेशर में आकर के वो कोई निर्णय नहीं लेने वाला। अर्थात अगर रूस जैसे देश को भारत ने यह समझाया कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी के जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, तो यूक्रेन ने भी समझा होगा कि किस तरह से एससीओ समिट के माध्यम से भारत ने उसके मुश्किलों को कम करने की बड़ी कवायद की। और शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति और वहां के जितने भी राजनयिक हैं वो भारत के इस दृष्टिकोण के बाद भारत की ताकत को समझ गए होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब डायलॉग और डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी की बात प्रधानमंत्री के मुंह से सुनी तो वो इसलिए तारीफ कर रहा क्योंकि अमेरिका और इसके जितने भी सहयोगी देश हैं वो शायद ये मानते रहे कि भारत रूस को बहुत नजदीक ला करके यूरोप और अमेरिका और अमेरिकी दृष्टिकोण को बहुत दूर करना चाहता है। लेकिन डिप्लोमेसी का ये तरीका देखिए कि एक तरफ रूस को हमने समझाया भी, रूस से दोस्ती भी जोड़ी और रूस के उस कंसर्न को भी सुना जो भारत ने सुनने के बाद उसका हल करने की बात कही है। इस तरह से ये डिप्लोमेसी भारत के विदेश नीति की वो धार दिखाती है जिसमें 135 करोड़ आवाम की अपनी सोच है और उनका अपना आत्मविश्वास, क्योंकि भारत पूरे दुनिया के लिए वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक प्रगति के जो रोड़े हैं उसको दूर करते हुए सबको बहुत बड़ी सहायता पहुंचा सकता है। ये एससीओ समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने अगर संदेश दिया है तो इसके मायने साफ हैं और साफ ये है कि जो चीन पूरी दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, वो अगर सोचता है कि अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत वो सबको उनके डिप्लोमेसी के अंदाज और उस जाल में फंसकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा, तो शायद चीन ने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री ने मुलाकात तक भी नहीं की और हाथ भी नहीं मिलाया। हाथ तो खैर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी नहीं मिलाया, कोई मुलाकात भी नहीं हुई और विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा स्पष्ट कर दिया गया कि जो हमारे पास जितने भी बातचीत के लिए बोले गए थे, कहे गए थे और उसके संदर्भ में तय करने के लिए अनुरोध किया गया था, उन्हीं राजनयिकों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हुई जो पहले से तय थे। अर्थात चीन और पाकिस्तान की एकजुटता जिस तरीके से एससीओ समिट में दिखाने की कोशिश हुई है, उस एकजुटता को प्रधानमंत्री ने कुछ ही पहलुओं और पहल के जरिए पूरी तरह से धराशायी कर दिया। यही नहीं, जो एर्दोगन हमेशा पाकिस्तान की सोच को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर नीति पर इतना बोलते हैं, उनको भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करनी पड़ी और बातचीत में दोनों को यह कहना पड़ा कि वो एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि तुर्की को भी पता है कि भारत अगर कहीं रोड़ा बन जाएगा तो तुर्की की कई मुश्किलें जो आने वाले समय में अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध आगे बढ़ता है तो वो समस्या तुर्की को भी मुश्किलों में डाल सकती है। ऐसे में भारत जैसा तटस्थ देश जो किसी गुट के प्रभाव में नहीं रहता, वो तुर्की को भी बड़ी सहायता दे सकता है। और इसीलिए एर्दोगन ने बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री के साथ विधिवत एक औपचारिक और पूरी तरीके से तैयार रणनीति के तहत बात की और भारतीय पक्ष ने उसका जवाब भी दिया। एससीओ समिट में यह वो उपलब्धि है जिसकी चर्चा जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि भारत और रूस के संबंध पूरी दुनिया को पता है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया देखती है और देख रही है कि हमारी ताकत और हमारा सहयोग का दायरा कितना बड़ा है और हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। प्रधानमंत्री ने इसमें अपने व्यक्तिगत दोस्ती का भी जिक्र किया, व्यक्तिगत संबंधों का भी जिक्र किया पुतिन के साथ, और साथ ही साथ रूस और भारत के जो संबंध रहे हैं उस पर भी प्रकाश डाला और रूस के राष्ट्रपति ने
प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। और जन्मदिन के पहले बधाई देने का जो तरीका था और जिस अंदाज में रूस के राष्ट्रपति ने कहा, वो एक दोस्त के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पल में वो ऐसे पल को शेयर करने की बात दिखी जिसमें दोनों की अंतरंगता साफ देखी जा सकती है। सवाल यह है कि चीन के राष्ट्रपति या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात क्यों नहीं हुई? तो मायने साफ हैं। जब एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना पक्ष रख रहे थे तो कई ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें आतंकवाद को प्रश्रय देने को अस्वीकार करते हुए आतंकवाद के सबसे बड़े झेलने वाले या उसकी पीड़ा सहने वाले देश के रूप में जो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुति करने की कोशिश की है, अपने देश को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, वो एक ऐसा बेसुरा राग है जो पाकिस्तान का हर राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री अलापता रहता है, लेकिन उसमें पाकिस्तान की एक नहीं चली, क्योंकि भारत ने साफ किया कि अफगानिस्तान में एक मौका आया जब भारत अफगानिस्तान की परिस्थितियों को देखते हुए, जब वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आई थी भूकंप से, तो भारत अफगानिस्तान को सहायता पहुंचाना चाहता था राशन और अन्य सामान भेजने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ट्रांजिट की वो सुविधा नहीं दे रहा था। भारत ने उसका जिक्र किया और पाकिस्तान ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने में भारत के साथ संबंध जोड़ने की कवायद में वो इतना जल्दबाजी करता हुआ दिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुरंत करना पड़ा कि हम लोग ट्रांजिट पर एक आम सहमति क्यों नहीं बना लेते। लेकिन भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहली शर्त ये कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की जो कवायद मुश्किल परिस्थितियों में भी पाकिस्तान जारी रखे हुए है, पाकिस्तान अपनी फितरत और आदत से बाज आने वाला नहीं है। और एक फॉल्स ईगो जो कम से कम अंतर्देशीय कूटनीति में नहीं दिखाई जानी चाहिए, वो न भारत से सहयोग मांगा और न भारत ने सहयोग का इस तरह से कोई वायदा किया, और शायद इसीलिए कोई ऐसी मुलाकात जो औपचारिक मुलाकात संवाद के रास्ते को खोल सकती थी, वो समरकंद में हुआ ही नहीं। और यही वो कारण था जिसमें एवी स्टार न्यूज ने बहुत पहले किया था कि मानवीय और प्राकृतिक त्रासदी की स्थिति झेल रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आवाम के साथ भारत के लोग जरूर हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर भारत के साथ एक मित्रवत सहायता की कोई याचना न करे, कोई अनुरोध न करे, तब तक भारत को कोई पहल नहीं करनी चाहिए। यह पहले हुआ करता था कि आप सदासहता दिखाते हुए सहायता भी दें और दूसरी तरफ वहां के भारत विरोधी तत्व पूरी तरह से भारत के खिलाफ सरगर्म रहें। ऐसी बात और ऐसी स्थिति न भारत अब झेल सकता है, न उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार है। और इसीलिए शहबाज शरीफ से कोई औपचारिक मुलाकात भारत की नहीं हुई। यही नहीं, शी जिनपिंग के साथ भी कोई मुलाकात अभी नहीं हुई, क्योंकि भारत और चीन के बीच संबंध सुधर सकते हैं, इसके लिए भी अभी समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लेह और लद्दाख के रीजन में जो 2 साल से समस्याएं बनी हुई हैं और सीमा पर आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हैं, वो जब तक अपने पहले की स्थिति में न चली जाएं, तब तक भारत दबाव बनाए रखना चाहता है और साथ ही साथ अपनी ताकत का एहसास कराते रहना चाहता है। और चीन की वर्तमान उलझी हुई परिस्थितियों में भारत चीन को यही कहना चाहता है कि वो भारत की सीमा में अनधिकृत प्रवेश करने की कोशिश या किसी कवायद की तैयारी कर रहा है, तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। इसलिए जब तक सीमा को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के चीन भारत के खिलाफ लामबंदी करना नहीं छोड़ेगा, तब तक भारत चीन को अपना पड़ोसी मानता रहेगा, व्यापारिक सहयोग होता रहेगा, लेकिन उसके किसी भी कारस्तानी का जवाब हमेशा भारत उससे भी आगे बढ़ करके जवाब देता रहेगा। ये भी भारतीय विदेश नीति और कूटनीति की वो धार है जो एससीओ समिट में साफ तौर पर दिखी, और वो तब स्पष्ट हुआ जब चीन के राष्ट्रपति से भी न तो हाथ मिलाने की कोई बात हुई, कोई स्थिति आई, और न बातचीत करने का कोई एक समय निकाला गया। सवाल यह है कि ऐसे में ईरान और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों के साथ
या उनके प्रमुखों के साथ क्यों बातचीत की गई? तो सवाल यह है कि जब भारत ऊर्जा संकट पर काम करना चाहता है और उसको दूर करना चाहता है, और विश्व के सामने ऊर्जा संकट पर जिस तरीके से समस्याएं दिख रही हैं, ऐसे में ऑयल को लेकर के, नेचुरल गैस को लेकर के जो रिजर्व्स की स्थिति भारत बनाना चाहता है, उसमें ईरान, तुर्की और रूस बहुत बड़े सहयोगी हो सकते हैं। भारतीय कूटनीति या कूटनीति का पहला सिद्धांत है, अगर अपना हित है तो उस हित को साधने के लिए कोई एक हाथ, एक कदम आगे बढ़ाए तो दूसरा और सामने वाले को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति और ईरान के प्रधानमंत्री से बाकायदा मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई, और इस वार्ता में जब वो डायलॉग पार्टनर के तौर पर आए थे, भारत ने द्विपक्षीय संबंधों पर बात करके इस 2 दिन के समय को अभी बेहतर सदुपयोग किया। जो ईरान और तुर्की कुछ मुद्दों पर भारत के खिलाफ समय समय पर सरगर्म होने की कवायद करते हैं, उनको शायद अपने कदम को संभाल कर चलने के लिए भारत ने एक रास्ता दिया है, और ये एक बड़ी राजनयिक पहल है जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में पता चलेंगे। सवाल यह है कि अमेरिका के तमाम अखबार या वहां के समाचार पत्र और मीडिया में भारत के इस रुख की तारीफ क्यों की जा रही है? वो इसलिए कि भारत ने डेमोक्रेसी पर जोर दिया है, डायलॉग पर जोर दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी और डायलॉग के माध्यम से समस्याओं का हल और जन समस्याओं का हल और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो एक सिद्धांत डेमोक्रेसी में निहित है, उसका जो मूल्य है, उसको भारत ने रूस, चीन, पाकिस्तान और तमाम एससीओ के देशों को समझाने की कोशिश की, जो आधुनिक मानवता के लिए, आधुनिक मानव समाज के लिए एक बड़ी जरूरत है। ऐसे में अब भारत दावा कर सकता है कि वो, अगर अमेरिका ये कहता है कि वो बहुत ही मजबूत डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आगे बढ़ाने वाला देश है, तो भारत ये दावा कर सकता है कि डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच से जिस बात की वकालत करता है, उस पर वो देश भी सहमत हो रहे हैं जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री की श्रेणी में नहीं गिने जा रहे। और ये वो बात मनवा लेने की कवायद, ये बात जो की जा रही है वो ये है कि अब भारत की बात को नज़रअंदाज करना किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है और न उनके बस की बात है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लॉजिस्टिक से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, स्टार्टअप हब के रूप में जिस तरीके से भारत ने अपनी ताकत का एहसास एससीओ समिट में कराया है, अगले साल जब भारत ही एससीओ समिट का आयोजन करेगा और चीन और रूस जिस प्रसन्नता के साथ भारत की मेजबानी का स्वागत कर रहे हैं, अब ऐसा साफ नजर आ रहा है कि जिस गति से 7.5% की गति से भारत की जीडीपी की रफ्तार बढ़ रही है, आने वाले 5 साल का जो एजेंडा है देश को आगे बढ़ाने का, उसमें अब चीन और रूस और तमाम मध्य एशियाई वो देश जो भारत को बहुत कुछ दे सकते हैं और उसकी एवज में भारत उन्हें बहुत अनुभव के साथ बहुत कुछ दे सकता है, अब भारत से किनारा नहीं कर सकते। ऐसे में अगले साल एससीओ समिट के साथ G20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में ही होना है और उस सम्मेलन की मेजबानी भारत उस कश्मीर में करेगा जिस कश्मीर पर पाकिस्तान जो बदहाल है, बेचारगी की स्थिति में है, दर दर अपने यहां के करोड़ों लोगों के 2 जून की रोटी के इंतजाम करने की कवायद कर रहा है, लोगों से मांग रहा है, देशों से मांग रहा है। वो पाकिस्तान भी देखेगा कि भारत एक साथ G20 और एससीओ समिट का आयोजन कर अपनी किस ताकत का एहसास करा रहा है। और जिस 25 साल के रोड मैप पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की है, उस घोषणा के तहत अब ये देश आगे बढ़ने जा रहा है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब भारत पूरी दुनिया में स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाएगा। और ऐसे में इस देश की सबसे बड़ी समस्या
रोजगार अर्थात बेरोजगारी से दूर होने की कवायद की एक बड़ी पहल है, जिससे पूरी दुनिया को जोड़ने की एक पहल की गई है। उसके लिए आह्वान किया गया है। इसको भी एससीओ के सभी सदस्य देशों ने और डायलॉग पार्टनर्स ने सुना है। अब समय आ चुका है कि भारत एक ऐसा बाजार बनेगा जहां मेक इन इंडिया के तहत अब न सिर्फ देश में ही और देश के लोगों को फायदा होगा, बल्कि उसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। यहां तक कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने जिस पहल का आह्वान किया है, उस पहल से वो सारे देश यूरोप और अमेरिका को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वो समय अब आ चुका है जब पूरी दुनिया हमको अपने छूटे हुए अंश से कुछ दे देती थी और हम अपना जीवन यापन करते थे। आज भारत उस स्थिति में आ चुका है कि हम तमाम मुश्किलों के बावजूद, ऐसा नहीं कि इस देश में गरीबी खत्म हो गई, इस देश में बेरोजगारी खत्म हो गई, लेकिन 135 करोड़ के आवाम में अब इतना स्वाभिमान आ चुका है कि वो एक पहल पर किसी भी मुश्किल लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की कवायद करता है। और वो प्रधानमंत्री ने इस देश की जो सोच है उसको एससीओ समिट में प्रस्तुत कर भारत की विदेश नीति की जो धाक जमाई है उसकी तारीफ करनी ही चाहिए। और अगर हम ये तारीफ करते हैं तो शायद अपने देश के स्वाभिमान को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल भी होते हैं। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।